हाँ हाँ, मुझे पता है आप लोग क्या बोल रहे हैं मुझे कि मैं इतने टाइम तक कहाँ था, मैं क्या कर रहा था और साला मैंने वीडियो अपलोड क्यों नहीं किया। बट आई एम रियली सॉरी, मैं 2 हफ्ते से बीमार था और मैं अब जाके ठीक हुआ हूँ। एंड आई प्रॉमिस मैं अब से हफ्ते में 2 या 1 वीडियो ज़रूर पोस्ट करूँगा। एंड मैं इस वीडियो को आपके रिक्वेस्ट पर ही बना रहा हूँ। सो गाइस, थैंक यू फॉर योर लविंग फुल सपोर्ट कि आप मेरे वीडियो को इतना पसंद करते हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ मैड और आप देख रहे हैं मैड एक्सप्लेन। तो गाइस, ये वीडियो कॉपी और इंस्पायर्ड का सेकंड एपिसोड है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि आज हम योद्धा और थॉर के बारे में बात करने वाले हैं। क्या सच में योद्धा थॉर से कॉपी है या फिर इंस्पायर्ड? तो वीडियो में 5 सवाल होने वाले हैं प्रूव करने के लिए क्या सच में योद्धा कॉपी है या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले थॉर के ऑरिजिन से। गॉड ऑफ थंडर थॉर ओडिनसन, आप सब लोग तो फेमिलियर होंगे ही थॉर से, और वही क्यों ना हो जिसने गैलेक्टस और थैनोस की नानी याद दिला दी, जिसके समोन करने पर उसका म्योनिर उसके पास आ जाता है, जो रूलर है 9 ड्रीम्स का। तो भाई ऑरिजिन बता के कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज यू ऑलरेडी नो मोर देन मी। एंड चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं ना, क्या सच में योद्धा कॉपी है या फिर नहीं। तो बढ़ते हैं थॉर के पावर्स एंड एबिलिटीज़ के ऊपर। तो थॉर के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी एंड लॉन्जेबिलिटी। अगर वो अपने हैमर के यूज़ करे तो उसके पास आ जाती है इलेक्ट्रिक मैनिपुलेशन, फ्लाइट, वेदर मैनिपुलेशन और साथ में वो टेलीपोर्टेशन भी कर सकता है, जिसे हम लोगों ने बहुत से कॉमिक्स में और साथ ही मूवीज में भी देखा है। फिर है थॉर का सबसे डिस्ट्रक्टिव पावर यानी द गॉड ब्लास्ट। अगर ये ब्लास्ट किसी भी जगह गिरता है तो उस जगह का तो चित्र ही हो जाएगा यार, और उसके नीचे अगर कोई आ जाता है तो समझ लो उसका राम राम सत्य है। सिर्फ इसको कुछ पावरफुल बीइंग्स ही इसको सरपास कर पाएंगे, जिनके ड्यूरेबिलिटी की बात ही अलग है, पर वो जिंदगी भर इस जख्म को भूल नहीं पाएंगे बिकॉज इसका नाम ही गॉड ब्लास्ट है। तो बेसिकली मैंने आप लोगों को थॉर के पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में बोल दिया है। एंड ओवरऑल आप लोगों को तो पता ही होगा थॉर के ऑरिजिन के बारे में, जिसने आप लोगों ने 2011 में द थॉर मूवी देखा ही होगा। तो बढ़ते अब अपने आरसी के योद्धा की तरफ। तो सच बोलो योद्धा के ऑरिजिन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है यार, फिर भी इसके बारे में मैं शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है बाद में आप लोगों को। तो टेंशन मत लीजिएगा, आराम से वीडियो को देखना और सीरियस मत होना, बिकॉज अगर आप लोग योद्धा को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे द हिंदू मिथोलॉजी से तो आपको बाद में जाके प्रॉब्लम भी हो सकता है। और साथ में एक योद्धा नहीं, 2 योद्धा एग्जिस्ट करते हैं एक ही यूनिवर्स में। तो भाई ये बहुत बड़ा झोलमाल है भाई। तो मैं इसको अभी अपने एक वीडियो में समेटने की कोशिश करूँगा। आप लोग को एनालिसिस वीडियो एक मिलेगा ही मिलेगा, मैं वादा करता हूँ। एक बार जब ब्रह्मा जी का मन हुआ कि एक यूनिवर्स क्रिएट कर लिया जाए, तब उन्होंने अपने राइट हैंड से दक्ष को पैदा किया और अपने लेफ्ट हैंड से दक्ष की पत्नी प्रसूति को पैदा किया। और इन दोनों को दिति और अदिति 2 पुत्रियां हुई और दोनों का काम सिर्फ दिति और अदिति को पैदा करना था। और अब इनसे इन दोनों का काम तो खत्म हो गया और वो दोनों चले गए। जब दिति और अदिति बड़े हो गए तब उन दोनों का शादी महर्षि कश्यप से हो गया। फिर महर्षि कश्यप ने अदिति से देवताओं को जन्म दिया और दिति से असुरों को जन्म दिया, और ब्रह्मा जी ने अर्थ को बैलेंस करने का जिम्मा महर्षि कश्यप को दे दिया। और उनको 5 पुत्र हुआ था। उनमें से पहला पुत्र था सूर्य, और जन्म लेते ही सूर्य चला गया था सूरज पे रहने के लिए, और ये बच्चे चारों पुत्रों को शिक्षित करने का काम आ गया था महर्षि कश्यप के ऊपर। तब महर्षि कश्यप ने गुरु के तलाश में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि इस यूनिवर्स में 2 ही ज्ञानी गुरु हैं, एक तो है टेक्निकल गुरु जी, दूसरे है टेक्निकल सागर। गुरु बृहस्पति एंड गुरु शुक्राचार्य। तो महर्षि कश्यप को श्री विष्णु जी ने कहा कि आप इन दोनों में से किसी को भी चुन सकते हैं। और महर्षि कश्यप को तो दिमाग ही हिल गया, अरे यार मैं इन दोनों में से किसको चुनूं। और उनको उस टाइम पे एक आइडिया सूझा और उन्होंने उन दोनों गुरुओं से कहा कि अगर आप दोनों में से कोई भी श्रेष्ठ बीज पहले उत्पन्न करेगा तो मैं उससे ही देवताओं का गुरु बनाऊंगा। और तब दोनों गुरु श्रेष्ठ बीज बनाने के लिए तैयार भी हो गए और दोनों ने स्टार्ट भी कर दिया। और उन दोनों के साथ बैठा हुआ था महर्षि कश्यप, और उसी टाइम पे उन्होंने छींक दिया। हाँ भाई, छींक दिया, और उस छींक से गुरु शुक्राचार्य डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और मिल जाता है गुरु बृहस्पति को वो श्रेष्ठ बीज। लेकिन गुरु शुक्राचार्य और दिति इस बात से खुश नहीं थे। तब इन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया, यानी षड्यंत्र। और जब गुरु बृहस्पति श्रेष्ठ बीज को अदिति के गर्भ में तरांतरित यानी डाले जा रहा था, तब बीच में ही दिति कृष की तरह आके कूद गई और वो श्रेष्ठ बीज दिति के गर्भ में समा गया। और इसी श्रेष्ठ बीज से जन्म होता है योद्धा का। सो दैट्स मीन योद्धा इज ए हाफ डीमन एंड हाफ गॉड, सो इसीलिए वो शायद इमोर्टल है। तो भाई अब हम योद्धा के पावर्स की भी बात कर लेते हैं। तो योद्धा के पास है सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, लॉन्जेबिलिटी यानी इमोर्टल है वो, साथ में वो एजलेस भी है, यानी साला ये बुड्ढा कभी हो ही नहीं सकता इतनी आसानी से। उसके बाद मास्टर इन फाइटिंग स्किल्स, एंड अगर वो अपने हैमर के यूज़ करे यानी ढकमंडन का,
तो उसके पास आ जाता है इलेक्ट्रिक एंड वेदर मैनिपुलेटिंग का पावर, साथ में वो फ्लाइट और ऑरा प्रोटेक्शन भी कर सकता है। तो गाइस ये ओरिजिन है शिरोमणि योद्धा का और ये थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड है थॉर के पावर्स से। तो इससे पता चलता है कि पावर्स के मामले में ये 10% सिमिलर है और स्टोरी के मामले में देयर इज नो सिमिलरिटी। यहाँ पे जमीन आसमान का फर्क भी नजर आ रहा है। और हैमर की बात करें तो थॉर का हैमर का फंक्शन बहुत ही ज्यादा अलग है और योद्धा का हैमर को तो 3 वेपन को मिक्स करके बनाया गया है। पहला है शील्ड, दूसरा एक्सबो, तीसरा हैमर। वो अपने ढकमनन का यूज 3 तरीके से करता है। पहला है शील्ड, किसी भी अटैक को डॉज या फिर डिफेंस करने के लिए। दूसरा एक्सबो जो ऑलरेडी फिट या फिर अटैच भी कर सकते हैं उसके हैमर में, और वो अनलिमिटेड एरोस छोड़ते हैं और भाई ये कभी खत्म ही नहीं होगा। और तीसरी तरीके से जिसे आप लोग पहले से ही जानते हैं हैमर का कैसे यूज करना है। तो पहले के योद्धा के कॉमिक्स में हम लोगों ने देखा था कि योद्धा के ढकमनन को कोई भी विलन या फिर कोई भी इंसान आराम से उठा सकता था। हाँ भाई यार सच में उठा सकता था। और शिरोमणि योद्धा के कॉन्सेप्ट पे तो पूरा ही चेंज कर दिया। यहाँ पे शिरोमणि योद्धा के सिवा और कोई भी उसके हैमर को कोई वर्दी नहीं है, उसे कोई उठा ही नहीं सकता। कुछ सेम नहीं लग रहा है यार? हाँ सेम तो लग रहा है यार। योद्धा के हैमर से हम लोग 5% और ऐड कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं कॉस्ट्यूम के बारे में। 1 मिनट, मैंने पॉइंट नंबर 4 की जगह पॉइंट नंबर 3 का यूज कर लिया। फिर भी कोई बात नहीं यार, पॉइंट पे क्या जाता है, अपने को तो सिर्फ मजा आना चाहिए ना वीडियो। तो चलिए बात करते हैं पहले थॉर की। थॉर एक हेमलेट पहनता है, साथ में एक रेड कैप यानी लिवादा भी कह सकते हैं, उसके बाद बूट्स और बैटल आर्मर जिससे वो एक असली वॉरियर दिखता है। तो गाइस थॉर के कपड़े के बारे में हम लोगों ने बात ही कर लिया है, तो योद्धा के कपड़े के बारे में भी बात कर लेते हैं ना। अरे भाई मैं बोलूँ भी किया योद्धा के कपड़े के बारे में, क्योंकि योद्धा से 3 ही चीज़ पहनता है। एक तो है गमछा, दूसरा अपने पूरे बॉडी पे चेन लगा के रखा है क्योंकि मुझे पता भी नहीं, शायद कोस्ट राइडर बनने का शौक था। तीसरा है बूट्स, और यहाँ पे मुझे योद्धा और कॉस्ट्यूम के ऊपर और साथ में थॉर के कॉस्ट्यूम पे कुछ भी सिमिलरिटी नज़र ही नहीं आ रहा है। ये भाई 1% भी नज़र नहीं आ रहा है, तो यहाँ से मुझे कोई पॉइंट इंक्लूड करने का ज़रूरत ही नहीं है। तो ये वाला मैच ड्रॉ हो रहा है। तो अब बढ़ते हैं जस्टिस पे, मतलब कब कौन से टाइम पे सुपीरियर लोगों को बचाते हैं। तो इस पॉइंट को इंक्लूड करना जरूरी था क्योंकि जितने भी रीडर्स हैं उन्हें पता ही होगा कि उनके फेवरेट सुपीरियर्स कब उनसे टाइम पे हीरोगिरी करते हैं और कब लोगों को बचाते हैं। तो इसीलिए मैंने इस पॉइंट को इंक्लूड किया। एंड ज़्यादातर अगर कोई भी नई सुपीरियर मूवी या फिर सीरीज या फिर कॉमिक्स कोई उठा लो, अगर देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा जज करते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों कर रहा है एंड वगैरह वगैरह। जैसे भावेश जोशी को ही उठा के ले लो, अगर वो रात को निकलता है और साथ में डॉगा को ही ले लो, हमारी खासियत ये है कि हम लोग जज करते हैं बहुत ही ज्यादा। एंड 99% आई एम श्योर ये सच भी है। और अपने दिमाग में घुसा भी लिया है कि अगर कोई भी सुपरहीरो रात को निकलेगा तो वो बैटमैन का कॉपी, उड़ के जाता है तो वो सुपरमैन का कॉपी, मतलब कुछ भी। तो इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी बन जाता है। और थॉर की बात करें तो उसका कोई टाइम टेबल ही नहीं है भाई। वो दिन में भी फाइट करेगा, इवनिंग में भी फाइट करेगा, रात को भी फाइट करेगा, वो मिडनाइट में भी फाइट करेगा। साला फाइट की जगह फाइट फाइट फाइट, इतना फाइट क्यों करता है? तुझे गॉड ऑफ थंडर की वजह गॉड ऑफ वॉर रख लेना चाहिए बेंचोत। और बात करें योद्धा की तो उसका भी टाइम कोई फिक्स नहीं है। वो रात को भी फाइट कर चुका है, दिन में भी फाइट कर चुका है। इवन राजकौमी का टूर्नामेंट ऑफ पावर आई मीन सर्वनाइक सीरीज में तो हम लोगों ने स्पेस पे ही फाइट करते हुए देखा था ना डोगा के साथ। एंड अगर मैं नंबर 5 से पॉइंट को इंक्लूड करूँ तो मैं सिर्फ 1% ले लूंगा क्योंकि ज़्यादा सुपर हीरोज का कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता है। तो ऑल प्लस करें तो 16% मैच होता है और 84% ओरिजिनल है। 1 मिनट भाई, पूरा वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अभी क्लाइमेक्स आना बाकी है। थॉर का जो कैरेक्टर है और उससे जुड़े जितने भी कैरेक्टर जैसे कि ओडिन, लोकी, हेमडल, ये सारे कैरेक्टर्स नॉर्थ मिथोलॉजी से लिया गया है। अगर जिनको नहीं पता कि ये नॉर्थ मिथोलॉजी है क्या, तो आप लोग इसे बहुत ही पुराना बुक भी समझ सकते हो जिनमें कई तरह के गॉड्स का स्टोरी लिखा गया है और उस टाइम के लोग इन्हीं गॉड्स का पूजा किया करता था। लेकिन टाइम के साथ सब बदल गया और ये सब मिथोलॉजी बन के रह गया। तो मार्वल ने क्या किया कि उन्होंने नॉर्थ मिथोलॉजी का कुछ कॉन्सेप्ट जैसे कि 9 ड्रीम्स और कुछ कैरेक्टर्स अपने कॉमिक्स में डाल दिया। और जब नॉर्थ मिथोलॉजी का राज किसी के पास है ही नहीं क्योंकि ये सब पुराने पत्थर और गुफाओं के दीवारों पर लिखा गया था, तो मार्वल बड़े ही आसानी से इन सब कैरेक्टर का यूज कर सकता था। तो इन चीज का फायदा उठा के मार्वल ने 1962 में थॉर का अपना वर्जन जर्नी इनटू द वेस्ट इशू नंबर 83 में निकाल दिया। और डीसी ने भी मार्वल से पहले 1956 में थॉर का कैरेक्टर अपनी सीरीज ब्रेव एंड द बोल्ड इशू नंबर 3 में इंट्रोड्यूस करा दिया था। लेकिन डीसी का थॉर इतना फेमस नहीं हो पाया मार्वल के थॉर के जितना, तो इसीलिए डीसी ने अपने कॉमिक्सों में थॉर को डालना ही छोड़ दिया। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों थॉर और थॉर से रिलेटेड जितने भी कैरेक्टर्स है उनका राइट्स किसी के पास है नहीं और इन कैरेक्टर का यूज कोई भी कर सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि इन सब कैरेक्टर का यूज सिर्फ मार्वल और डीसी ने किया, ये कई और जगह भी हम लोगों को देखने के लिए मिला था। जैसे सन ऑफ द मक्स मूवी हम लोगों ने ओडिन और थॉर को देखा था, सॉरी लोकी को देखा था। और इनके अलावा थॉर का डिफरेंस हम लोगों को हाउ टू ट्रेन ड्रैगन में भी मिला है। थॉर का म्योनिर हम लोगों ने, मतलब मैंने देखा है सुपरनेचुरल टीवी सीरीज में, या फिर आप लोगों ने भी देखा होगा शायद, मे बी, आई डोंट नो। सो गाइस दिस इज सम ऑफ द एग्जांपल्स। इसके अलावा भी नॉर्थ मिथोलॉजी के कई कैरेक्टर्स के ऊपर नॉवेल्स, मूवीज, कॉमिक्स, टीवी सीरीज और ओवरऑल वीडियो गेम्स भी बन चुका है। गॉड ऑफ वॉर 5 के लिए बेहतराब तो यार
और मुझे लगता है कि राज कॉमिक्स को भी अपने वर्जन का थॉर बना लेना चाहिए। एक मिनट, उन्होंने भी तो बनाया था ना शायद। तो इससे पता चलता है कि शिरोमणि योद्धा थॉर से सिर्फ 16% इंस्पायर्ड या फिर कॉपी भी बोल सकते हो आप लोग, वो है। और राज कॉमिक के पास अपने वर्जन का ऑलरेडी थॉर ही है, जिसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया था कलयुग कॉमिक में। और सच बोलूं ये सबसे घटिया कॉमिक लगा मुझे पढ़ के। अगर आप लोगों को ये रिक्स लेके पढ़ना है तो आपके मर्जी, आप लोग पढ़ सकते हैं। एंड मिथोलॉजी तो फ्री है ना, इसीलिए मार्वल और डीसी हमारे मिथोलॉजी को भी यूज कर सकते हो विदाउट एनी परमिशन। तो गाइस, अगर आप लोगों को ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार अपने कूल ऑसम सुपर फिंगर्स से, जिससे मेरे घर का चूल्हा जलता रहे। और हाँ, अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो आ जाओ इंस्टाग्राम पे @madexplain और कुछ भी कमेंट कर दो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड डुगडुगी जल्दी बंद कर, अपना काम खत्म।